गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के कौन कौन से घटक कण हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर अलग अलग जो थ्योरीज दी गई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि जो थॉमसन मॉडल, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो परमाणु का जो धनावेश है वो एक स्फेरिकल गोले के रूप में होता है, जिस पर उस पॉजिटिव स्फेयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ऊपर एम्बेडेड रूप में होते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल जिसका नाम दिया गया था, और छोटी कक्षाओं में 11th और 12th में आपने इसका अध्ययन किया हुआ। कल हम लोगों ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात की थी, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से जो है कंक्लूजन पर निकला। उन कंक्लूजन्स को साथ में लेते हुए आज हम न्यूक्लियस की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो परमाणु का धनावेश है वो परमाणु के अंदर केंद्र पर केंद्रित होता है, और उसका नाम उन्होंने नाभिक कहा। इलेक्ट्रॉन्स यानी जो परमाणु का नेगेटिव पार्ट जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई तो उस रेडियो एक्टिविटी की खोज में ये पाया गया कि नाभिक से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। अल्फा पार्टिकल चूंकि धनावेशित है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में बीटा पार्टिकल का जो इमिशन होना है वो इस बात को इंगित करता था कि नाभिक के अंदर धनावेश के साथ साथ ऋणावेश भी उपस्थित होता है। इस आधार पर यह माना गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं, और इस अवधारणा का नाम नाभिक का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल कहा गया। इस परिकल्पना के अनुसार जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना नाभिक के लिए की गई, इसके अनुसार यदि हमारे पास में किसी तत्व का कोई परमाणु जिसको हम जेड एक्स ए से इंगित करें, इस परमाणु के नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसकी द्रव्यमान संख्या ए के बराबर माने गए, तथा नाभिक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड मानी गई थी। इस परमाणु को पूरे को उदासीन रखने के लिए यह भी कल्पना की गई थी कि शेष जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार इस नाइट्रोजन के नाभिक में 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तथा नाइट्रोजन के परमाणु को उदासीन बनाने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए।
नाभिक की इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर हम रेडियो एक्टिविटी की कुछ घटनाओं की तो व्याख्या सरलता से कर सकते हैं, लेकिन अन्य घटनाएं जो हैं उनकी सफल व्याख्या इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती, जिसके कारण नाभिक की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। आइए अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करें जिनके आधार पर इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को विफल या अमान्य करार दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स के आधार पर, यानी कि सांख्यिकी के आधार पर। जैसा आपको पता है, नाइट्रोजन के केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर नाभिक के अंदर 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल 21 पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जिनकी संख्या विषम है। तो यदि किसी नाभिक के अंदर विषम संख्या में पार्टिकल्स उपस्थित हैं, तो ऐसे परमाणु का जो नाभिक है, ऐसे परमाणु जो है फर्मी डिराक सांख्यिकी की अनुपालना करते हैं। लेकिन प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर यह ऑब्जर्व किया गया कि नाइट्रोजन का जो नाभिक है उसका कोणीय संवेग 1 के बराबर होता है, और यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की अनुपालना करता है। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार नाइट्रोजन का परमाणु या उसका न्यूक्लियस फर्मी डिराक स्टैटिक्स की पालना करना चाहिए था, लेकिन प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया कि नाइट्रोजन का जो परमाणु या नाभिक है वो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की अनुपालना करता है। यानी कि सांख्यिकी के आधार पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो नाभिक का मॉडल था वो विफल हो गया। दूसरी बात करें कोणीय संवेग के आधार पर, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया जा चुका है कि नाइट्रोजन का जो कोणीय संवेग है h/2π का पूर्ण गुणज प्राप्त है। लेकिन यदि हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो इसके अनुसार नाइट्रोजन के नाभिक में 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल 21 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनकी संख्या विषम है। ऐसी स्थिति में इसका जो कोणीय संवेग का मान है h/2π का अर्धपूर्ण गुणज प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक तौर पर नाइट्रोजन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर कोणीय संवेग का मान प्रायोगिक परिणामों से मेल नहीं खाता है। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि नाभिक का जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो था वो विफल रहा। अगली बात हम चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू EH/4πm के बराबर होती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है वो 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला के ऑर्डर का प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर मास प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला प्राप्त होती है। अब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग
1836 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो पार्टिकल के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है ये इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम से कम होगा। अब मास का जो रेशो है 1:1836 है। इसका मतलब कि प्रोटॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से 1836 टाइम कम होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही यदि उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम से कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम को नेग्लिजिबल कर दें तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंटम का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंटम के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, जो कि 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला के ऑर्डर का होता है। दिस मीन्स नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो मैग्नेटिक मोमेंटम थ्योरी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस है, मॉडल है न्यूक्लियस का, इसको भी क्या करती है, डिस्कार्ड कर देती है। नेक्स्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को पढ़ा हुआ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी की वैल्यू डेल्टा एक्स हो और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू डेल्टा पी एक्स हो, तो दोनों अनसर्टेनिटी का जो टोटल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस या h/2π के बराबर होता है। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक के अंदर उपस्थित है, तो नाभिक का जो साइज है उस साइज के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अंदर पाए जाने की जो अनिश्चितता का मान होगा, स्थिति की जो अनिश्चितता का मान होगा वो नाभिक के साइज के बराबर होगा। और नाभिक का साइज किसके ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। जब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻14 मीटर आ चुकी है हमारे पास में, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम नाभिक के इलेक्ट्रॉन की संवेग में अनिश्चितता को भी ज्ञात कर सकते हैं। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा पी इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू एच क्रॉस का ऑर्डर 10⁻⁻34 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻14 रखते हैं, तो ये लगभग हमारे पास में 10⁻⁻20 जूल सेकंड पर मीटर प्राप्त होता है। यानी कि जो संवेग का जो मान होगा वो 10⁻⁻20 जूल सेकंड पर मीटर के ऑर्डर का होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो लगभग E = PC, क्योंकि हमारे पास में E²
इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। और यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और उसका भी यदि हम स्क्वायर कर दें तो ये नेग्लिजिबल राशि हमको प्राप्त होती है इन कंपैरिजन टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली ई इक्वल्स टू लगभग पी सी के बराबर लिख सकते हैं। तो ई इक्वल्स टू पी सी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू लगभग हमारे पास में 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, जो इस चीज को प्रूव करता है कि नाभिक के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो नाभिक से यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो वो इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में यह ऑब्जर्व किया गया कि रेडियो एक्टिविटी की घटना में जो बीटा पार्टिकल्स एमिट्स हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या है, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस बीटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। जब एमिटेड बीटा पार्टिकल की एनर्जी 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम है और यहाँ पर कितना आया, 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो मॉडल दिया गया था न्यूक्लियस का, ये भी सही नहीं है अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर। तो इस प्रकार अलग अलग थ्योरीज के अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा हमने ये देखा कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। अतः कुल मिलाकर जो बात आती है वो बात ये आती है कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया गया था वो वैलिड नहीं है। 1932 में चैडविक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक पार्टिकल की खोज की थी और उस पार्टिकल के ऊपर उन्होंने जो चार्ज पाया था वो 0 था, यानी एक उदासीन कण की खोज की। इस उदासीन कण की क्या विशेषता थी कि इसका जो द्रव्यमान था वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था और ये नाभिक के अंदर से उत्सर्जित हुआ था। इस कण का नाम न्यूट्रॉन कहा गया था। इस कण का कोणीय संवेग भी पाया गया था और इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने की क्षमता थी। और इस चुंबकीय आघूर्ण का जो मान था उसका ऑर्डर भी प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर था, तुल्य था। न्यूट्रॉन की इस खोज के पश्चात नाभिक के लिए अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल की अवधारणा दी गई। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मॉडल की अवधारणा के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु जिसको यदि हम Z, X, A से रिप्रेजेंट करें, Z हमारे पास में एटॉमिक नंबर और A इज द मास नंबर, तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल की अवधारणा के अनुसार यदि कोई परमाणु Z, X, A से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या Z के बराबर होगी तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होगी तथा जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं में गतिशील रहते हैं तथा इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी जो कि नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी संख्या उस परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या यानी कि Z के बराबर होगी। अर्थात 7n14 नाइट्रोजन की बात करें तो इस स्थिति में इस 7n14 यानी नाइट्रोजन 14 के नाभिक में 7 प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 माइनस 7 दैट इज अगेन 7 और 7 इलेक्ट्रॉन्स ही इस नाइट्रोजन 14 के नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी दी गई जिसको कि हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी के आधार पर
विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे प्रायोगिक प्रेक्षण थे, इन सब प्रेक्षणों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान दोनों समान या लगभग समान प्राप्त हुए थे। तो इस थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया गया था और ये माना गया कि नाभिक के अंदर मुख्यतः जो उसके घटक पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। धीरे धीरे और रिसर्च आगे होती चली गई और जितने हम हाइपरफाइन हमारे इक्विपमेंट्स हुए, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यह पाया गया कि नाभिक के अंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इनके अतिरिक्त और भी अन्य पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आने वाले चैप्टर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स वहाँ पर उनकी स्टडी करेंगे। आज के लिए जो हमारा टॉपिक था कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स, ये आज कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम लोग नाभिक का आकार यानी न्यूक्लियर साइज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर चार्ज, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।